हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें। अच्छा जी, मुबर्रा आप इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, वैसे क्योंकि आप थोड़े पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको मेरे ख्याल में अच्छा खासा पता। आप कौन सी जनवरी? डेट कौन सी बताई आपने? पूरी डेट बताओ ना। ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। चलें जी, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। हाँ जी, मैं बताता हूँ, एक मिनट आपको ऊपर से नजर आ रहा है ना सही सही? चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा, म्यूट कर दें। अच्छा जी, हमारे पास जनाब इंडस वाटर ट्रीटी जो है, आपको पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, पानी का बहुत बड़ा तनाज़ा था। और पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम पानी के एक एक कतरे के लिए खातिर अपने मैदान जंग अगर हुआ तो हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन पानी के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था कराची। वहाँ पे एक मुआहदा होता है। उस मुआहदे के अंदर जनरल सदर पाकिस्तान के जो सदर थे जनरल अयूब खान, और भारत के वजीर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आलमी बैंक के नायब सदर थे जिसका नाम था मिस्टर ABLF। इनके दरमियान जो मुआहदे पे दस्तखत हुए 3 बंदों ने। आलमी बैंक को हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में। और ये मुआहदा तारीख़ बरसगीर के दरियाओं के पानी की भारत और पाकिस्तान में तकसीम का मुआहदा था। क़याम पाकिस्तान के बाद जब भारत ने अपने इलाकों से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाले 3 दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी का पानी रोक लिया, तो दोनों मुल्कों के दरियाई पानी की तकसीम का तनाज़ा संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने ऐलान किया कि हम पानी के एक एक कतरे की खातिर मैदान जंग में अपना खून का एक एक कतरा बहाने को तरजीह देंगे। ठीक हो गया। बहरहाल दोनों ममालिक के दरमियान अगले कई साल तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी चलता रहा। बिल आखिर ये तनाज़ा सालसी के सपुर्द किया गया, एक सालिस के सपुर्द किया गया। इस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की और इसकी ही साल इसकी इसी साल मतलब है उसी साल मतलब इसने जो कोशिश की, तो सालाना कोशिशों से नतीजे में सेंताज मुआहदा पाया गया। इस मुआहदे की रूह से इस मुआहदे की रूह से जनाब सतलुज, रावी और ब्यास का पानी मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान को दिया गया, और दरिया चनाब, जहलम, सिंध का पानी पाकिस्तान के हिस्से में है, जिसको हम इंडस कहते हैं। 3 मशरकी दरियाओं पानी से सैराब होने की महरूमी का इलाज मुतबादल नहरी निज़ाम की सूरत में अमल में किया गया, जिसके मनसूबे की कुल लागत तकरीबन जो है $1070 मिलियन था, जिसमें 870 मिलियन पाकिस्तान में खर्च हुए। ये तय पाया किया गया कि 10 साल के अंदर अंदर यानी 1970 तक के अबूरी दौर में पाकिस्तान अपना मौजूदा मुतबादल नहरी निज़ाम तमीर करेगा। अगर ये मनसूबा 10 सालों में तमीर ना पहुँच सका तो मजीद 5 सालों की तोसी की जाएगी। लेकिन याद रहे कि यह मनसूबा वापडा के 10 साल अबूरी मुद्दत में ही मुकम्मल कर लिए गए थे। इस एतबार से ये दुनिया में सबसे कम मुद्दत में तमीर किए जाने वाला प्रोजेक्ट था। ये मनसूबा जो था पाकिस्तान का आबी तमीरात की, वो ये थी कि मंगला डैम जो दरिया जहलम पर बनाया गया, और इसी तरह तरबेला डैम जो दरिया सिंध पर बनाया गया। एक साइफन था जो कि दरिया सतलुज पर बनाया गया, और इसी तरह इसके अलावा 5 नए बराज
जो सिंध, चनाब, रावी, सतलुज पर तमीर किया गया है। लेकिन भारत बिल आखिर इस माहे की खिलाफ वर्जी पर उतर आया और इसने दरिया सिंध और चनाब पर भी अपने इलाकों में मुख्तलिफ बंद बनाकर इनसे पानी पाकिस्तान को मरूम करने के लिए जो है वो ठान ली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस मुआहदे के अंदर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन इस वक्त भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी का मसला है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। और पानी के जो मसले की असल वजह है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत है वो पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान आपको पता ज़राई मुल्क है। अब ये एक मतलब है, इसका एक स्केच था जो मैंने आपको बताया। अब देखिए जी, पाकिस्तान और इंडिया का एक नक्शा जो है ना वो कैसे बना हुआ है, दरिया कैसे निकलते हैं और किस तरह मतलब है ये मुआहदे हुए। ठीक है, ये है पाकिस्तान का नक्शा। इसके साथ ये वाला जो पोर्शन है ये है कश्मीर का। इसके बाद ये जनाब ये हो गया इंडिया का नक्शा। अब ये पाकिस्तान का जो नक्शा है, पाकिस्तान के अंदर जनाब यहाँ पे है हमारे पास ISB इस्लामाबाद, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान। इधर से एक लाइन सीधी निकालेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, इसको आप पुट कर दें, ये जनाब हमारे पास पंजाब हो गया, P फॉर पंजाब, S फॉर सिंध, और ये जनाब B फॉर बलोचिस्तान, और ये हमारे पास हो गया KP। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया इंडिया। ठीक है, दरिया जनाब एक सबसे बड़ा दरिया एशिया का अंदर सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा दरिया, बरसगीर का सबसे बड़ा दरिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया वो है दरिया सिंध, जिसको इंडो सवार वाटर भी कहते हैं। जनाब यहाँ पे याद रखिएगा, इसके ऊपर यहाँ पे ये जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये सारा चाइना का है। चाइना की एक यहाँ पे लेक है, क्या नाम है भाई अपना, कोई बताएगा? यहां से दरिया निकलता है, उस लेक का नाम है लेक MANOSARVOUR, लेक मन्नो सरोवर। लेक मन्नो सरोवर यहाँ से निकलता है, लेक बनती है, यहाँ से दरिया निकलता है। ये जनाब कश्मीर से होता हुआ, ये जनाब GP से होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ, इसी तरह ये पंजाब में दाखिल होता है, और इस तरह ये ऐसे जनाब दरिया ये कैसे क्या चीज़ है, ये जनाब बहरा अरब है, यानी समंदर है पाकिस्तान के जनूब वाली साइड में, तो इसमें पानी गिरा देता है। 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इस दरिया को हम भला क्या कहते हैं? इस दरिया को कहते हैं जनाब दरिया सिंध, या फिर हम कहते हैं इंडस वाटर, इंडस रिवर वाटर ना, इंडस रिवर। ठीक हो गया। इसके बाद एक और दरिया है। अच्छा, ये वाला पोर्शन मैंने डिवाइड नहीं किया, आपको बता दूं कि ये वाला पोर्शन जो ऐसे है ना, ये वाला है कश्मीर जो पाकिस्तान को मिला हुआ है, ये वाला है जनाब लद्दाख। ठीक है, और ये वाला जनाब JK जम्मू कश्मीर, यानी जो वो इलाका जो भारत में होता है। ठीक है, तो ये दरिया जो है यहाँ से होता हुआ, ये इधर से होता हुआ, ये जनाब समुद्र में पानी करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और दरिया है जो इंडिया की, यहाँ पे एक लेक है, जहाँ से निकलता है, ये जनाब कश्मीर में जाता है, कश्मीर से होता हुआ यहाँ पे आके दरिया चनाब में मिल जाता है। इस दरिया को भला क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जहलम। उसके बाद एक और दरिया है जो यहाँ से निकलता है बिल्कुल साथ ही, और ये जनाब यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आके ये दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। ये जो दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को भला क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनाब, यहाँ पे लिख देते हूँ इस साइड पे, तरीम, हेड तरीम भी कहते हैं। ठीक है, तरीम है। उसके बाद एक और दरिया निकलता है जो कि यहाँ थोड़ा सा आगे करके निकलता है, और इंडिया से होता हुआ ये पाकिस्तान का सियालकोट से दाखिल होता है, और ये आ गया, ये अब दरिया आ रहा है चनाब, और ये यहाँ दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भला?
इसको हम कहते हैं जनाब सिंध नदी। ठीक हो गया। अब ये 3 दरिया जो है ना, ये ऊपर वाले 3 दरिया, ये है पाकिस्तान के दरिया, उसके 3 दरिया इसके नीचे आते हैं। ये जो 3 दरिया हैं ये जनाब दिए गए पाकिस्तान को। अच्छा जी, ये 3 दरिया किसको दिए गए? नीचे वाले 3 दरिया इंडिया को दिए गए। एक दरिया यहां से शुरू होता है और ये आता है जनाब ब्यास, और ब्यास इस तरह होता हुआ ये जनाब इस तरह से आता है, लेकिन ये ब्यास खत्म हो गया। उसके बाद ब्यास के बाद जो है फिर दरिया आ जाता है, कौन सा बोला? अच्छा जहलम तो मैंने लिख दिया। ये वाला दरिया कौन सा था? रावी, RAVI, रावी। ये हमारे पास कौन सा हो गया? ब्यास, BEAS। उसके बाद एक और दरिया है जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जनाब इसमें बिहाड़ी से होता हुआ यहाँ पे आ जाता है। इस दरिया का नाम है जनाब दरिया सतलुज। ठीक है। अब ये 3 दरिया जो है ना, ये नीचे वाले 3 दरिया ये इंडिया को दे दिए गए, ये ऊपर वाले 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए। ठीक हो गया। तो इसलिए हमारे सामने आपने यहाँ पे इंडिया लिख दें, इंडिया को जो दरिया दिए गए उसका जो कोड है ना RBS। इसी तरह यहां पे पाकिस्तान के लिखने, पाकिस्तान को जो दरिया दिए गए उनका कोड क्या है? उनका कोड है ICJ। ठीक है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं उसको। ICJ का मतलब क्या होगा? इंडस चनाब जहलम रावी ब्यास सतलुज। ठीक हो गया। सिग्नेचर, साइन, पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किया बोला? सदर अयूब ने। इंडिया की तरफ से साइन किसने किया बोला? इनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक हो गया। ये मुआहदा का वेन्यू कौन सा था, मकाम या लोकेशन कौन सी थी? तो वो जनाब पाकिस्तान का कराची था। पाकिस्तान इंडिया से बहुत स्ट्रांग था पहले शुरू में। पाकिस्तान को सियासी अदम उसका किया गया। और मैं अगर कोई बंदा ऐसा मतलब कहे, सॉरी टू से, कि पाकिस्तान को जो है एस्टेब्लिशमेंट खा गई, सीधी सी बात है। पाकिस्तान के अंदर सियासी लोगों को जो है ऊपर उभरने नहीं दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत जीरो रही है और जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान पीछे चला गया। 1900 ये देख रहे हैं इंडिया के दरिया है, इंडिया का वजीर आज़म पाकिस्तान में आकर बैठा हुआ साइन कर रहा है, भाई आप ले जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जनाब यही है ना कि हम उनसे स्ट्रांग थे। ठीक है। तो लिहाजा ये जनाब 3 दरिया उनको दिए गए, ये 3 दरिया पाकिस्तान को। ये साइन कब हुए, डेट कौन सी है? डेट लिख लें। डेट है जनाब 19 सितंबर 1960। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई इसके ऊपर जो है मतलब है कि कोई ऐसी है वो बात नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान ने इस दरियाओं का जो पानी था, जब इंडिया इस्तेमाल करेगा तो इस पानी, इससे जो ज़मीनें सैराब होती थी, इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने जो है नहरी निज़ाम बनाया। जो पानी जो है पाकिस्तान जो है मंगला डैम से और इसी तरह तरबेला डैम से पानी निकाल के नहरी। अब आप पूरे पाकिस्तान में जाए ना, हर जगह आपको नहर नजर आएगी। ये नहरी निज़ाम पाकिस्तान का 1960 से 1970 के दरमियान जो बाकी रह गई थी वो कंप्लीट किया गया। ठीक है। अच्छा जी, सिंध नदी के पास जब हम यहाँ पर आते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक मकाम आ जाता है पांजनाद। पांजनाद पे पाकिस्तान के 5 दरिया, जो कि तनाब के दरिया है, पंजाब को 5 दरियाओं की जमीन कहा जाता है, 5 पानी की जमीन कहा जाता है। तो ये जनाब यहाँ मिल जाते हैं, इसको कहते हैं पांजनाद। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में है पांजनाद। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये पॉइंट है ऐसा, इस जगह को हम कहते हैं कोट मिठन, जो कि राजनपुर में। ये जहाँ पे ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे तमाम दरिया मिल जाते हैं। और ये जो दरिया इंडस है ना, ये आप ऐसा मिला है, ये यहाँ पे आपको मिलता है कोट मिठन। पाकिस्तान के तमाम दरिया कहाँ पे आपको मिलते हैं? क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि इस साइड से आपको वो
भी दरिया आ जाता है, जिसको हम कहते हैं दरिया काबुल, तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। ये वैसे मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जनाब आप में से कोई बंदा इस टॉपिक का सिंध ताश मुआहदे के ऊपर किसी बंदे को सवाल की समझ नहीं बता सकते। एनीवन, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हाँ तो क्या हुआ, लाल बहादुर शाह? नहीं नहीं, इंडिया की तरफ से ना पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और मैं आपको बता दूं ना, इंडिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान से आगे क्यों है, ये जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान ये बनता है 1947 में बैठता है, ठीक है, और 1964 तक ये बंदा जाता है, एक ही वजीर आजम। और पाकिस्तान का क्या है कि 1947 से 64 तक पाकिस्तान के 6-8 वजीर आजम चेंज हो गए हैं। और भाई आप बैठने दो, किसी को काम करने दोगे तो कोई करेगा ना, ठीक है। अब आपके सामने कोई कह रहा है, कोई मतलब पहले कोई काम सही करे तो ठीक है, वरना को जो है वो करे कि जनाब ये मेरे साथ ऐसा कराया गया, तो वो जनाब दिमागी तौर पर पागल है, ठीक है। असल में आगे बात की, जी एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से? अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है तो बता दें इस सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी आप, ठीक हो गया, जी जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये है कि जनाब आप गवर्नर पंजाब के ऊपर सवाल किया उसने, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या हेडिंग डालेंगे, लिस्ट ऑफ गवर्नर पंजाब, ठीक है। लिस्ट ऑफ गवर्नर पंजाब जो है ना, ये आपको पता है हमारे सामने पाकिस्तान जो पंजाब है, पंजाब का जो सूबा है ना, ये बनता है 1900, वैसे तो मतलब पहले से मौजूद था, लेकिन इसको एक सूबे का जो दर्जा दिया गया, पहले गवर्नर राज होता था, तो 1937 में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो है 1937 में, तो 1937 के अंदर जो है मतलब ये चलता रहा, लेकिन हमने पाकिस्तान के बहुत बात करनी। 1947 में पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ पे पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, पहला जो गवर्नर था ना, उसका नाम था ROBERT, रॉबर्ट, FRANCIS, रॉबर्ट फ्रैंकिस मूडी, MUDI। ये रहता है 1947 से लेकर 1949 तक, ठीक है। यहां पे एक सवाल ये पैदा होता है, गवर्नर पंजाब भी नॉन मुस्लिम है, आर्मी का सरबराह भी नॉन मुस्लिम, यानी कि ये सारे नॉन मुस्लिम सेलेक्ट किए गए। ये सवाल पेपर में अक्सर आता है कि क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने ये आर्मी के अफीसर क्यों मतलब गैर मुल्क क्यों सेलेक्ट किया। उसकी ये वजह थी कि क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ये समझते थे कि जो बंदे पुराने मौजूद हैं, जो पहले से मौजूद हैं, ये तजर्बाकार लोग हैं, तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंट है और इनको प्रेफर दीजिए, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए उन्होंने ये सिलेक्ट किया ड्यू टू इनकी एबिलिटी। इसके बाद देखेंगे सेकंड गवर्नर जो था सरदार अब्दुल रब निश्तर, सरदार अब्दुल रब निश्तर। सरदार अब्दुल रब निश्तर जो था ना, जिन्होंने मुल्तान के अंदर निश्तर हॉस्पिटल बनवाया के नाम से, ये 1949 से लेकर 1949 से 1951 तक, ठीक है। नंबर 3 आई चंद्रीगढ़। हाँ जी, कोई बताएगा आई का मतलब क्या है? चंद्रीगढ़। उन इब्राहिम इस्माइल जवाब दुरुस्त है 1953 में।
अच्छा जी, उसके बाद आपको मैं वो लिखवाऊंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट है, 8वें नंबर वाला। 8वां गवर्नर था, इसका नाम था मलिक गुलाम मुस्तफा खान। मलिक गुलाम मुस्तफा, ये ना खर था, मुस्तफा खर, ठीक है। और ये 1971 से 73, क्योंकि 1971 में आसान है बांग्लादेश जो हुआ था, मशरकी पाकिस्तान वाला इशू, ढाका फाल हुआ, इसलिए उसके ऊपर भी आ सकता है। इसके बाद जनाब 16वें नंबर वाला जा चुके। 16 नंबर पे जो था इसका नाम था जनरल टिक्का खान। जनरल जनरल टिक्का खान। जनरल टिक्का खान जो थे ये रहते हैं जनाब 1988 से 1990, ठीक हो गया। इसके बाद पंजाब के अंदर 26 ये जनाब थे लेफ्टिनेंट खालिद मकबूल। ये तब की बात है जब मैं थोड़ा बहुत समझता था कि हुकूमत होती है, और ये अक्सर बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में बड़ा चक्कर लगाते थे। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल ये जनाब मुशर्रफ दौर में 2001 में बैठे और 2008 में गए, बड़ा लंबा टेन्योर। इसके बाद आपने पढ़ना है जनाब 34 जो है इनका नाम है जनाब मोहम्मद बलीगुर रहमान। इनका ताल्लुक BALIGHU रहमान। मोहम्मद बलीगुर रहमान जो थे ना, ये जनाब आपको बता दूं सिंध से निकले, सिंध 30 मई 2022, तो ये बैठे हैं। तो इसके ऊपर सवाल जो आते रहते हैं वो पहला पूछते हैं या करंट पूछते हैं, पहला पूछते हैं या करंट पूछते हैं, इसके अलावा कोई जान के सवाल नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर पढ़ें जी मुबारक, क्वेश्चन नंबर 15। गुलाम मुस्तफा खान जो था 8वां था जब ढाका फॉल हुआ, ठीक है। हाँ जी, ठीक हो गया। आपको पता है कि हाँ ठीक है, छोड़ दिया। जो साइंस की स्टडी है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि पीपीएससी का जो मॉडल पेपर है, वन पेपर है, इसके ऊपर जो है ना एक सवाल आ जाता है, या सॉरी हर पेपर में 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। कभी वो स्टडी पूछ लेता है, कभी कोई विटामिन के बारे में पूछ लेता है। खैर स्टडी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं तो वो आपने यहाँ पे हेडिंग में है, स्टडी ऑफ साइंसेस, स्टडी ऑफ साइंसेस, यानी साइंस की कौन सी टर्म किस चीज को डिफाइन करती है। नंबर फर्स्ट PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, ठीक है। The behavior of a living organism, जो यहाँ पे चेंद परिंद रहते हैं ना, उनका जो बिहेवियर है ना, वो एक्चुअली क्या है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी से नहीं कहते यार ये बंदा बड़ा साइको है, इसको तो यार छोड़ो, दफा करो। और साइको क्यों है भाई? साइको का मतलब यह है कि उसके जो कोई प्रॉब्लम है, कोई जहनी दबाव है, कोई दिमाग पे चोट लग गई है, कोई जैसे आज हम रावलपिंडी के जो था लियाकत चट्टा साहब, वो जो साइको है। तो साइकोलॉजी बिहेवियर की वजह से जनाब लोगों के बिहेवियर की वजह से करती है, ठीक है। नेक्स्ट
DERMATOLOGY। डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो है इंसानों की स्टडी किसके अबाउट, स्किन की स्टडी, स्किन डिजीज, DISEASES, स्किन डिजीज एंड ट्रीटमेंट। नंबर, अक्सर अगर आपकी स्किन खराब है तो आपको कोई बंदा एडवाइस करेगा जनाब आप कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आपको क्या एडवाइस दी जाएगी कि आप जनाब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, POLITIC, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस स्टडी है ना, ये है जनाब पावर की, पावर वाली म्यूट रखें जो भी है, पावर, स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, पावर, स्टेट एंड गवर्नमेंट। वॉल्यूम किसका आना है, वॉल्यूम के वॉल्यूम म्यूट कर दें ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट लिखें। अब आप क्लास को दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, पैकेज लगा लिया था मैंने बड़ी मुश्किल से, तो अब आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, हमारी क्लास 1 घंटा 15 मिनट चलेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जनाब ACCOUSTICS, अकाउंटिस्ट। ठीक है, ये किसकी स्टडी है, ये स्टडी है जनाब स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव की। नेक्स्ट लिखें जी लिविंग साइंस। लिविंग साइंस जो है ना, ये स्टडी है जनाब बायोलॉजिकल साइंस, BIOLOGI, बायोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी किसकी स्टडी है, MANNER, मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल, लोगों के रस्म रिवाज, तर्ज तरीका। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे जनाब SOIL, सॉइल साइंसेस। ये किसकी स्टडी होगी, ये होगी जनाब SOIL, सॉइल प्रॉपर्टीज एंड प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोडक्शन, PRODUCTIO, प्लांट प्रोडक्शन। नेक्स्ट, AGIN, एजिंग। ठीक है,
एजिंग कहते हैं अगली उम्र के बारे में, और इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है जेरेंटोलॉजी, GERENTOLOGY, जेरेंटोलॉजी, उम्र के बारे में। ये उम्र जो है किसी भी चीज़ की, इंसानों की, हैवानों की, पौधों की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। ये कैसे पता चलता है भला? उसकी हड्डी से पता चलता है, ठीक है। हड्डी से पता चलता है कि कितनी एज की है। फॉर एग्जाम्पल जी एक बच्चा है, वो जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक लड़की थी कराची की, ठीक है। उसकी एक शादी हो गई थी, मतलब लड़के से शादी हो गई, तो लड़का था इधर अपना लाहौर का, वो नकवी था, सैयद था कोई, तो शायद केस काफ़ी अर्सा चलता रहा। उसके बाद जो है उसके वाले ने बड़ी हिम्मत की और बच्चे का, मतलब बच्ची का वो कराया गया टेस्ट, तो वो जनाब 17 साल की थी, हड्डी से पता चला, ठीक है। तो इसलिए वो फिर वापस जाना पड़ा उसको। एजिंग के बाद लिखिए जनाब एग्रालॉजी, AGROLOGY। एग्रालॉजी अक्सर आपने देखा होगा, एग्रोनॉमी से निकला है, एग्रीकल्चर सॉइल, AGRICULT, एग्रीकल्चर SOIL। नेक्स्ट ये लिखें ALETHIOLOGY, एलेक्थियोलॉजी। एलेक्थियोलॉजी जो है ये जनाब स्टडी ऑफ ट्रुथ, स्टडी ऑफ ट्रुथ, यानी एक बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो एलेक्थियोलॉजी स्टडी जनाब ये कैसी है जो इसके बारे में बता देती है। एक और चीज़ लिखनी है हमने आखिरी अच्छा, साइंस का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। तो ये जनाब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं इसके अबाउट, और इसके अलावा और भी वैसे हैं कुछ, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर पढ़ें जी 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें। आप बताएं कौन सा जवाब दुरुस्त होगा। चले ठीक हो गया, बिल्कुल सही है जवाब आपका। क्वेश्चन नंबर हमने पढ़ना है 16। कोविड-19 का जो आगाज होता है ना, कोविड-19 क्या चीज है? कोविड किस चीज का मुखफिर है? आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी जो है ये एक पैदा किया गया वो था, कोड था, और ये मतलब प्रोड्यूस की गई और उसके फैलाया गया। ये एक वायरल डिजीज थी जो मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, COVID-19, ठीक है। कोविड स्टैंड फॉर CO का मतलब है CORONA, कोरोना। VI का मतलब है वायरस, VIRUS, और D का मतलब है डिजीज, और 19 का मतलब है क्योंकि ये फर्स्ट रिपोर्टेड in the province WUHAN, वुहान, चाइना, on 31 दिसंबर 2019। तो ये जनाब पहली बार रिपोर्ट हुआ कहाँ से? चाइना का सूबा है वुहान, वहां पे। तो ये 2019 में हुआ, तो ये 19 लगा दिया। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक हो गया। कोरोना वायरस 2019 में ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका पहले नाम था, कभी इसको जिका वायरस कहा जाता था, कभी इसको मिडल ईस्ट का वो डिजीज कहते थे, कभी इसको जो है क्या कहते हैं, फ्लो वायरस कहते थे। तो
तो इसलिए इस पूरे वायरस को जो कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO ऑफिशियली ने, ऑफिशियली मतलब एक सरकारी नाम दिया इन्होंने, ऑन फरवरी 11 2020, क्या नाम दिया भला? COVID कोविड-19। तो ये आपने याद रखना, कोविड-19 नाम दिया इसको, ठीक है। अब ये जनाब यहाँ पे हो गया, ठीक है। और WHO ने कब डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी? WHO का क्या मतलब है? WHO officially announced emergency in वर्ल्ड। 30 जनवरी नहीं है 2020, 30 जनवरी 2020 को मतलब अनाउंसमेंट की, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक वायरस है, उसका क्या नाम था? एक था ओमिक्रॉन, ठीक है। एक ओमिक्रॉन था और एक था, क्या नाम था उसका बोला, क्या नाम था उसका? उसका नाम वेरिएंट भी आता था। चले फिर लिखिए, OMICR, डेल्टा वेरिएंट। जी जी जी, मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट फ्रॉम अफ्रीका। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था ये अफ्रीका से अनाउंस हुआ, मतलब शुरू हुआ, और पाकिस्तान के अंदर पहली बार दिसंबर 2021 में, एंड फर्स्ट रिपोर्टेड इन पाकिस्तान ऑन 13 दिसंबर 2021। डेल्टा वेरिएंट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में रिपोर्ट हुआ, ठीक हो गया। इसके बाद मोस्ट deadliest virus in Peru and second in Brazil। यानी इस दुनिया में सबसे ज्यादा हलाकतें जो है पीरू में हुई, और दूसरे नंबर पे जो है किस में हुई बोला? ब्राजील। पीरू और ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? ये यूरोप के मुल्क है या अमेरिका के मुल्क है? बात ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसके ऊपर। और एक सवाल और आप नोट कर लें, बड़ा अहम सवाल है वैसे। कनाडा become first country, ठीक है, that has authorized to use of plant-based COVID-19 वैक्सीन। पौधों पर मबनी वैक्सीन को पहली बार कनाडा ने अथराइज अख्तियार दिया इसको इस्तेमाल करने का, ठीक है।
तो लिहाजा ये कनाडा के ऊपर हो गया। इसके बाद कौन सा सवाल बनता है? बस यही बनते हैं और तो कोई नहीं बनता मेरे ख्याल में। हाँ, एक और मेरे साथ मैं आपको वो भी लिखवा दूँ, लिखें। ए न्यू वायरस, ए न्यू वायरस, वायरस में वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब है एक बीमारी से दूसरी बीमारी निकालना। वेरिएंट ऑफ कोविड-19 IHU was spread from France। यानी ये उसकी एक और फार्मूला था, उसका एक और मतलब है, वो थी लहर थी जो कि फ्रांस से शुरू हुई। ठीक हो गया जी। आप सवाल करें, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ें और आप सवाल करें। हाँ, इसकी पांचवी नहीं चल रही अब तो। वो मैं कह रहा हूँ पांचवी चल रही है, 4 कमल हो चुकी है। ठीक है ना, चले जी, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ें। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा पढ़ना है? 17 पढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना है। अच्छा जी, अच्छा जी, इसको हम शॉर्ट वर्ड में कहते हैं AIML। क्या कहते हैं बोला? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, लिखना शुरू करें। यहां पे नजर आ रहा है 1905 में बर्तानिया में लिबरल, या LIBERAL, अब नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है? तो लिखो। अच्छा जी, 1905 में बरतानिया में लिबरल पार्टी की हुकूमत का है। लिबरल पार्टी की हुकूमत कायम हुई। लिबरल पार्टी की हुकूमत कायम हुई। ये पार्टी इस बात के हक में थी कि बरसगीर के नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को, या पढ़े लिखे नौजवान को कानून साज असेंबली में नुमाइंदगी दी जाए। ठीक हो गया, या उनको शरीक किया गया। चुनाचा अप्रैल 1906 में बजट तकरीर में
चुनाचा अप्रैल 1906 बजट तकरीर में वजीर अमूर हिंद, इसको हम उर्दू इंग्लिश में कहेंगे वजीर खजाना क्या कहते हैं, जो मतलब वजीर खजाना होता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हिंद, ठीक है। उसका नाम था लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड MORLEY, लॉर्ड मार्ले ने ऐनी इस्लाहत का जिक्र किया, इस्लाहत का जिक्र किया, ऐनी इस्लाहत का जिक्र किया। ये मुसलमानों के लिए एक सुनहरी मौका था, ये मुसलमानों के लिए एक सुनहरी मौका था कि कुछ सहूलियात ले सकें, ठीक हो गया, ले सकें। लेकिन मुसलमानों की अपनी कोई सियासी जमात न थी। मुसलमानों के एक वफ्द ने अक्टूबर 1906 में लॉर्ड का क्या नाम था उसका, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और अपनी सिफारिशात पेश की। अच्छा, जहां पे जब वो मुलाकात करते हैं तो उसके बाद वो कहता है कि जनाब आपकी बिल्कुल ठीक है, आपकी ये सिफारिशात मैं जो है अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में रखूंगा, अगर उन्होंने मान गया तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा जी ये आप ऐसे नहीं पेश कर सकते, आप एक काम करें, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वहाँ से अप्रूवल लेके लेंगे। उन्होंने कहा जी वहाँ तो हम जाते नहीं है, वो तो हमारी मानते नहीं है, वो हिंदू की जमात है, लिहाजा हमें इसके ऊपर इतराज़ है। तो उसने कहा फिर आप एक काम करें, फिर आप वापस जाएं और अपनी एक जमात बनाएं, अपनी एक जमात बना के उस फोरम को रजिस्टर्ड करा के फिर उसके थ्रू भेजें। यानी ये कौन कह रहा है, लॉर्ड मिंटो उसको मशवरा दे रहा है, भाई आप अपनी जमात बना लें और उस जमात के थ्रू जो है हमें जो है अपनी सिफारिशात भेजें। तो लिहाजा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1892 में 1892 के अंदर अपनी सिफारिशात अपनी जमात के जरिए जो है मनवा चुकी थी, ऐनी इस्लाहत करवा चुके थे जो इनके इंडियन के हिंदुओं के मफाद में थे। ठीक हो गया। अब जबकि बरतानी हुकूमत नई इस्लाहत कायम करना चाहती थी तो मुसलमानों के सुनहरी मौका फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो लिहाजा यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने मशवरा दिया कि आप अपनी चलो जमात बना लें, तो यहाँ पे सर आगा खां थ्री मुसलमानों के एक 35 रुकनी वफ्द तैयार किया। ठीक है, सर आगा खान थ्री की सरबराही में 35 रुकनी
35 रुकनी वफ्द ने लॉर्ड से मुलाकात की। किससे मुलाकात की? लॉर्ड मिंटो से। 35 रुकनी लॉर्ड से। अब वो ये कहते हैं कि जनाब ठीक है, आप यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने आपको लिखा ना, ये आपका यहाँ पे यकम अक्टूबर को मुलाकात होती है, यकम अक्टूबर को ही मुलाकात हुई। ठीक हो गया। तो 1906 को वायसराय है लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। इस दौरान अपने नजरिया पेश करते हुए कुछ मुतालबात पेश किए। अब यहाँ पे जो मतलब मुतालबात पेश किए इसको लॉर्ड मिंटो को, वो मुतालबात कौन थे? लेकिन वो तो मुतालबा जो भी पेश किए, लेकिन उसने क्या मशवरा दिया? उसने कहा कि आप ऐसे करें, वापस जाएं और वापस जाके अपनी एक जमात बनाएं। ठीक है, जमात बनाने के बाद फिर आप मेरे पास आए। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, उन्होंने जो मुतालबे पेश किए वो मुतालबा किया था। यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 पे लिखेंगे आप मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए मखसूस नशिस्तें और अलहदा इंतखाबात। यहाँ पे लिखेंगे मखसूस नशिस्तें और जुदा गाना इंतखाबात। नंबर 2 लिखेंगे सरकारी मुलाजमों में मुसलमानों का कोटा। अब ये जनाब इनके मुताबिक थे। अब उसने क्या कहा? वो कहता है कि वायसराय हिंद ने बात को यकीन दिलाया कि मुसलमानों के सियासी हकूक और मफादात की हिफाजत की जाएगी। चुनांचे 1909 में आपको पता है कि जब मुसलमानों ने पेश किए थे मुतालबे, उनके मुतालबे 1909 की इस्लाहत के अंदर एक्सेप्ट भी कर लिए गए थे। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या होता है कि कैद मोहम्मद अली जिनाबी कांग्रेस का हिस्सा बन जाते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं 1906 में। लेकिन जब इसने मशवरा दिया कि या तो आप अपनी ये सिफारिशात इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू लेकर आए, या फिर अगर उसके थ्रू नहीं लेके आ सकते तो फिर आप अपनी एक जमात बना लें। तो यहाँ पे वो अपनी जमात बनाते हैं। उस जमात का क्या नाम है? उस जमात का नाम है जनाब ऑल इंडिया नेशनल इंडिया मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे जब जमात बनाते हैं तो इस जमात के कुछ नुकात थे और मुस्लिम लीग की कुछ ऐनी तब्दीली थी, और ये जमात क्या थी जनाब, इसके ऊपर पूरा एक लेटर लिखते हैं। ठीक हो गया, लिखना शुरू करें। नंबर पॉइंट 1, 30 दिसंबर 1906 नवाब वकारुल मुल्क असल नाम मुश्ताक हुसैन। नवाब वकारुल मुल्क असल नाम नवाब मुश्ताक हुसैन की सदारत में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास मुनक्कद हुआ। ठीक है, जिसके अंदर जनाब जो है तकरीबन 3000 अराकीन ने शिरकत की। नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब ऑफ ढाका भी कहते हैं, ने मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सियासी जमात की तजवीज़ दी जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम 1906 में सर मोहम्मद शफी ने तजवीज़ दिया। ठीक है, अक्सर पेपर में सवाल आता है कि हु कॉइन्ड द नेम, तो कॉइन COINED कॉइन नेम सर मोहम्मद शफी। सर मोहम्मद, मुस्लिम लीग का नाम, मुस्लिम लीग किसने इजाद किया? सर मोहम्मद शफी ने किया। ठीक है, इस पार्टी को बनाने की तजवीज़ किसने दी? नवाब ऑफ ढाका नवाब सलीमुल्लाह खान ने दी। इसका मरकजी दफ्तर लखनऊ में था। ठीक है, देख लें, मरकजी
मरकजी दफ्तर, मरकजी दफ्तर या जिसके हम कहते हैं हेडक्वार्टर, ये जनाब लखनऊ में था। क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि इंडिया सारा पाकिस्तान बांग्लादेश सारा एक ही था, लखनऊ में था। ठीक हो गया। सर आगा खां इसके पहले सदर मुंतखब हुए, पहले सदर सर आगा खान, सर आगा खान। ठीक हो गया, जो कि 1912 तक थे। ठीक है, 1906 से 1912 तक रहे। ठीक हो गया। इसके अलावा एक नाम था सैयद, पहले सेक्रेटरी जनरल, पहले सेक्रेटरी जनरल, पहले सेक्रेटरी जनरल थे ना, उनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे। तो ये जनाब इसका, और ये ढाका के अंदर इजलास हुआ। कहां पे इजलास? नवाब ऑफ ढाका, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान के घर इजलास हुआ। यानी मुस्लिम लीग जो बनती है, ये जनाब बनती है नवाब ऑफ ढाका जनाब सर मोहम्मद सलीमुल्लाह खान के घर। इसके घर का नाम था ख्वाजा मंजर। क्या नाम था? ख्वाजा मंजर। तो लिहाजा ये चीज़ें आपको ना याद रखनी है कि ख्वाजा मंजर जो थी वो जनाब नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान का। ठीक हो गया। हाँ जी, समझ आगे नहीं आई एनीवन? या वो क्या कहते हैं, सोन सोन के बोर हो गए भाई, जल्दी खत्म हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी टाइम हुआ है हमारे पास 1 घंटा और 1 मिनट, 10 मिनट मजीद करेंगे। आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज आपने पढ़नी है प्रॉपर डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर आपको कभी भूल नहीं होगी। ठीक है, असल मकसद आपको पूरी डिटेल से तैयारी करनी है। ठीक, आपको मैं एक बात बता दूं कि पीपीएससी ने एक 2023 का एक नोटिफिकेशन जारी किया अभी कि 2023 में हमने कितनी एडवर्टाइजमेंट दी और ये सारा कुछ। तो उसके अंदर उन्होंने एक बात लिखी कि हमने डाटा बैंक को ऐड किया, मतलब उन्होंने नए सवाल ऐड किए। ठीक है, तो और आप याद रखिएगा अगले 5-6 महीने के अंदर ये आ जाएगा पीपीएससी के अंदर जनाब, जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो हम देने जाते हैं जनाब, वहाँ पे पेपर होता है, लिखते हैं, बबल फिल करते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। कंप्यूटर बेस पे वहीं पे आपको नज़र आ जाएगा कि जी आपके कितने एमसीक्यू ठीक है, कितने गलत हैं, वही रिजल्ट सामने आ जाएगा आप पे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में है भी ठीक। इसलिए आप तमाम लोग अच्छी तरह से मतलब वो करें ताकि प्रॉपर आपको पता चले। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। मुस्लिम लीग का पहला बाकायदा इजलास। ठीक है, पहला जो इजलास होता है ना, ये होता है जनाब कराची में। कब होता है? बड़ा 29/3 दिसंबर कराची में हुआ, कराची में हुआ, कराची में हुआ है। जिसकी सदारत जो है जिसकी सदारत बम्बई के सर आदम जी पीर भाई, इसकी सदारत सर आदम जी पीर भाई, इसकी सदारत सर आदम जी पीर भाई ने की। अच्छा जी, आगे देखें कि इसका आइन इसका इजलास मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में कमेटी लिखा गया।
इसके कवायद और ज़वाबित जिसमें लिखे गए, इस किताब ग्रीन बुक कहते हैं। नवाब मोहसिनुल मुल्क और नवाब वक़ारुल मुल्क इसके मुश्तरका सेक्रेटरी थे। ठीक हो गया, तो ये आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। इसका आइन मौलाना मोहम्मद अली जौहर की किताब, क्या कहते थे बोला उसको, ग्रीन बुक में लिखा गया। ठीक हो गया। नवाब वक़ारुल मुल्क और नवाब जनाब मोहसिनुल मुल्क दोनों इसके मुश्तरका सेक्रेटरी थे। क़यादत ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया और 1913 में मुस्तकिल सदर बन गए। ठीक है, ये 1934 में इसके मुस्तकिल सदर बने, ये भी आपको पता होना चाहिए। लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को 1923 में ज्वाइन किया। ठीक है, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिखवा देता हूँ। क़ायदे आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913। ठीक है, लियाकत अली खान 1923। ठीक हो गया। फातिमा जिना ज्वाइन 1939। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में पहली बार खवातीन को शामिल किया गया 1937 में, और मुस्लिम लीग के अंदर जो इजलास हुआ, पहला इजलास हुआ 1938 के दरमियान, उसके अंदर बाकायदा तौर पे तमाम खवातीन ने शिरकत की, और इसलिए फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1939 में। सर आगा खान के बाद सर मोहम्मद अली खान और राजा साहब महमूदाबाद इसके सदर बने। यानी ये दूसरा सदर जो था, पहला सदर सर आगा खान था जो कि 1912 तक रहा, फिर बना जनाब सर मोहम्मद अली खान, फिर राजा साहब महमूदाबाद बने। सैयद अमीर अली मई 1908 में लंदन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की। 1913 में सैयद अमीर अली मुस्लिम लीग का इस्तीफा देकर कि पार्टी की कोई वाज़ेह पॉलिसी न थी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें। ठीक है, सैयद अमीर अली ने 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लंदन में ब्रांच कायम की और 1913 में कोई वाज़ेह पॉलिसी न होने पर इस्तीफा दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, पंजाब मुस्लिम लीग की शाख सर मोहम्मद शफी ने 1 दिसंबर 1907 को कायम की पंजाब में। अच्छा जी, पंजाब में मुस्लिम लीग की शाख सर मोहम्मद शफी ने 1 दिसंबर 1907 को कायम की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मुस्लिम लीग का एम्यूनेशन करार दिया गया, यानी कि हेड या सरबराह समझ लें। 1939 में एक मकामी वकील कादी मोहम्मद ईसा ने पश्चिम में एक मस्जिद के इजलास में बलूचिस्तान मुस्लिम लीग कायम की। अक्सर आते हैं ना कि जनाब बलूचिस्तान में 1940 का इजलास हुआ, तो उसमें मुस्लिम लीग किसने हिमायत की थी, तो वो जनाब कादी मोहम्मद फैद ईसा ने की थी। मुस्लिम लीग के मकासद क्या थे? हिंदुस्तान के मुसलमानों की हुकूमत बरतानिया से वफादारी के जज्बात देना, मुसलमान हिंदू के हकूक़ और मफादात की हिफाजत करना, मुसलमानों की ज़रूरियात और ख्वाहिश की हुकूमत के सामने पेश करना, मुसलमानों में इस किस्म के ख्यालात पैदा न होने देना कि दारजाल मकासद की तकमील के लिए ऐसा तरीके से हों या हिंदुस्तान में मौजूदा दूसरी कौमों के साथ अदावत भी न हो।
1913 में मुस्लिम लीग के आइन में तब्दीली करके बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी यानी सेल्फ रूल ऑफ इंडिया मकसद को शामिल किया गया। ये 1913 में सेल्फ रूल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हमें जो है बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नवाब ऑफ ढाका जो सलीमुल्लाह खान थे, मुस्लिम लीग के सदर थे, उन्होंने बंगाल की तकसीम के बाद सियासत छोड़ दी। याद रखिएगा नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे वो क्या कहते हैं कि जब बंगाल है ना, बंगाल को 2 हिस्सों में 1905 में तकसीम किया गया, 1911 में इसको तकसीम को कैंसिल कर दिया गया, तो इन्होंने मायूस होकर मुस्लिम लीग से रिज़ाइन कर दिया। ना सिर्फ रिज़ाइन किया बल्कि सियासत भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं सियासत भी नहीं करना चाहता, ठीक है, तो लिहाजा ये सियासत भी उन्होंने ख़त्म कर दी। तो लिहाजा ये जनाब हमारे आज के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। जनाब एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से, एनीवन? जी जनाब, हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। 1 घंटा और हमारी 10 मिनट क्लास चली है।